सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, किसी को हुकूमत बनानी हो, किसी भी सियासी जमात को, या किसी सियासी जमात की हुकूमत को ख़त्म करना हो, एक ही जमात है जिसके पास तमाम लोग जाते हैं और उसको किंग्स पार्टी भी कहा जाता है और हुकूमत बनाने वाली जमात भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं जनाब मुस्लिम लीग काफ की, चौधरी बरादरान, जिनको अलमारूफ आप जानते हैं, और उनके बारे में हर कोई जब हुकूमत में नहीं होता तो कोई बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल करता है। जैसे जरदारी साहब उनको कहते थे कि जनाब ये काफ लीग नहीं है, ये कातिल लीग है। लेकिन जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनके साथ थी, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जाने लगी, तो फिर उनको किसी ना किसी इत्तेहादी की जरूरत पड़ी और उनकी जो निगाह गई वो काफ लीग पे गई। फिर हमने देखा जनाब एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा निकलकर सामने आया, डिप्टी वजीर आजम परवेज इलाही साहब को बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा भी काफली के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे, डाकू कहते थे, चोर कहते थे। वो हर ही सियासी जमात के किसी ना किसी सरबरा को इसी तरह के अलकबाज से नवाजते थे, लेकिन काफली से उनकी कुछ खास मोहब्बत थी। मोहब्बत में सरकाज़म के अंदाज में कह रहा हूं। लेकिन फिर जब उनकी हुकूमत का वक्त आया, जब उनकी हुकूमत जा रही थी, उनकी हुकूमत मुश्किलात का शिकार हुई, तब भी उन्होंने फिर काफ लीग से ही हाथ मिलाया। जब तहरीके अदम एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून लेकर आ रहे थे, तो काफ लीग और मुस्लिम लीग नून में बिल्कुल नहीं बनती। ये बात आप 99 के बाद से जानते होंगे कि पाकिस्तानी सियासत में नून लीग और काफ लीग आपस में साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जाहिर सी बात है, फिर काफ लीग के पास गए, उनको मनाने की कोशिश की कि तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दें, और तहरीक इंसाफ के सरबरा अपनी हुकूमत बचाने के लिए काफ लीग को राम करते रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफ लीग, जो ये कहा जाता था कि चौधरी बरादरान दोनों जो लोग हैं, दोनों भाई जो हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब, ये दोनों की पॉलिसी एक ही होती है, एक ही समत में आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर हैरत अंगेज तौर पर पिछले कई दिनों से, मतलब पिछले साल की आप बात कर लें, दोनों के दरमियान ऐसी दरार पड़ी कि एक भाई इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, दूसरे भाई दूसरी जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं और एक भाई किसी और जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी अंदरूनी सियासत है क्या, कहां तक जा रहे हैं ये सियासी मामलात, और नवाज शरीफ साहब की वापसी भी है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के जो वाले साहब है, साबिक चेयरमैन, साबिक सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने मुलाकात भी की चौधरी शुजात हुसैन साहब से, और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने कई गिले शिकवे भी किए। इनके पास एक चेयर भी है, बड़ी जबरदस्त चेयर, वो अक्सर अब बात करते हैं कि रेक्लाइन चेयर है, और वहां पर आसिफ अली जरदारी भी बैठे हुए हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब भी बैठे हुए हैं, और उस चेयर पर बैठकर मुस्तकबिल के फैसले किए जाते हैं, और जो फैसले होते हैं वो यकीन जानिए काफ़ी हद तक सच साबित भी हो जाते हैं। अब उनके बेटे जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग काफ के और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे हैं, शाफी हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क की सियासत पर बात करेंगे, दोनों भाइयों की जो सियासत है वो किस समत में आगे बढ़ रही है, आने वाले दिनों में इलेक्शंस कब होते हुए नजर आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो क्या काफ लीग उनके साथ हाथ मिलाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाने का काफ लीग को क्या सिला मिला, इन तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। शाफी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाफी साहब ये बताइएगा, पहला अगर मैं आपसे सवाल करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक सदर, अगर ये कहा जाए, आसिफ अली जरदारी साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात करने के लिए आए, आपके वाले मोहतरम से उन्होंने मुलाकात की। वो रेक्लाइन चेयर है, बड़ी जबरदस्त किस्म की चेयर है, रिलैक्स हो जाता है इंसान उसमें उन्होंने काफी ज्यादा शिकवे शिकायत भी किए कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ काफ लीग, आपको क्या लगता है कि वाकई में जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है? क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा है वो तो बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि जो सिस्टम है वो नून लीग को सपोर्ट कर रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? जी, आपने जो सवाल किया है उसमें, जब मेरे गालबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं जब जरदारी साहब आए थे चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलने के लिए जी, तो उसमें ज़्यादा बात हुई थी कि कोई इकॉनमी के ऊपर बात हुई थी, मैशत के ऊपर बात हुई थी, और उसके अलावा ये बात हुई कि इलेक्शन जो हैं वो हो जाना चाहिए जनवरी एंड में या फरवरी तक हो जाना चाहिए इलेक्शन, और हमारी पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से भी यही है कि फरवरी तक जो है इलेक्शन हो जाने चाहिए।
मगर उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। फेयर एंड फ्री आपको पता है कि कुछ सिस्टम अभी तक कोई बना ही नहीं है प्रॉपर। पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बातें की गई, उसमें काफ़ी उन्होंने बड़ा टाइम ज़ाया किया मगर कुछ भी नहीं हुआ। तो जो जहाँ बात है लेवल प्लेइंग फील्ड की, मैं समझता हूँ कि सारों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो देनी चाहिए। तो सर मिल रही है नहीं मिल रही है, आपको क्या लगता है? मौजूद आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा? आप स्ट्रीट पॉलिटिक्स में जाते हैं, हल्के में जाते हैं, अपने हल्के में काफी ज्यादा मशहूर हैं, तो सर ये बताइएगा लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है? और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होता क्या है, तो आप उसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? बेसिकली हल्कों में तो यही है, लोग बिजली के रेट से काफ़ी तंग है और महंगाई से बहुत तंग है। उसमें मैं समझता हूँ कि मज़ीद पंजाब लेवल के ऊपर जो प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से मज़ीद फाल करने की ज़रूरत है। और बाकी जो जिस तरह बिजली के रेट ऊपर जा रहे हैं, इसका तो वाहिद हाल यही है कि जो बात चल रही थी पीआई की, कतर एयरवेज़ चाह रहा था कि पीआई को 51% बाय कर ले, फिर पाकिस्तान स्टील मिल की बात चल रही थी। ये वो अदारे हैं जिसमें पाकिस्तान को जो है इतने सालों से जो है वो लॉस ही हो रहा है। तो बेहतर है कि जब पता है कि ये प्रॉफिट में नहीं आ सकते, तो बेहतर है कि जो बेहतर तरीके से ये अदारे चला सकते हैं तो 50% जो है वो प्राइवेटाइज कर दें, और उससे जो पैसे आएँ वो आप IMF के लोन देने में वो पैसे लगाएं और फिर IMF से रीनेगोशिएट करें, ताकि ये जो हर वक्त बिजली के रेट बढ़ रहे हैं इनमें जो है कमी आना शुरू हो। ठीक है, ये तो सर और एक सिस्टम भी होना चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है, वो प्राइवेटाइजेशन के वाले से हर एक का अपना मौकिफ हो सकता है। सर ये नवाज शरीफ साहब भी अब वापस आ रहे हैं, उनकी डेट आ गई है वापसी की कि जनाब वो इसी महीने में आ जाएंगे, लेकिन इलेक्शन की डेट नहीं आई है। काफली को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, या डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, या ये ताखीर का शिकार हो जाएंगे, या आपको कोई ऐसा अभाम खदशा है ही नहीं? अक्सर तो लोग कहते हैं कि शायद साल तक नहीं होंगे, मगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन जो है फरवरी में जो है हो जाने चाहिए। जिस तरह मार्च में सेनेट के इलेक्शन है तो उससे पहले जो है इलेक्शन हो जाने चाहिए। और हम जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो हम मीटिंग्स कर रहे हैं, और जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जो पिछले इलेक्शनों में नंबर 2 या नंबर 3 आए थे, या कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे, उन्होंने ऑलरेडी हमारी पार्टी जो है ज्वाइन कर ली है। और जो सरवर साहब जो हैं आजकल बाहर गए हुए हैं, उनका कुछ दिन पहले उनके जो भाई हैं वो फौत हुए थे, तो वो वापस आते हैं तो फिर हमारा प्लान है कि पंजाब लेवल के ऊपर हम पार्टी का इजलास जो है हम बुलाएंगे और आगे का जो है लाएमल अख्तियार करेंगे। सर आप जनरल सेक्रेटरी हैं काफली के, सर आप काफली को आने वाले इलेक्शंस में कहां देख रहे हैं? सर हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह के आने वाले इलेक्शंस में अगर आज के दिन आप पूछें तो हमारी कोशिश यही है कि कम से कम कोई 15 के करीब सीटें जो हैं वो हम पंजाब में जो है विन करें। और हमारा यही है कि प्रॉपर स्टेक हो, ताकि जो पंजाब में पहले कभी जो आवाम के लिए ये चीज़ें नहीं हुई वो हम कर सकें, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं। जिस तरह आबादी बढ़ रही है, हॉस्पिटल कोई नहीं बना पंजाब में पिछले इतने सालों से। इवन KPK में भी कोई जनरल हॉस्पिटल नहीं बना, वहाँ 9 साल PTI की गवर्नमेंट रही है। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो हैं उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मतलब कि जो यूथ है वो यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले के बाहर के मुल्कों में बहुत से हज़ारों की नौकरियाँ जो हैं वो इंतज़ार में हैं, ताकि यूथ बाहर जाए और वहाँ से जो है वो कमाएं और वापस यूरोज़ और डॉलर जो भेजें, तो ऑब्वियसली इकॉनमी के लिए बेहतर होएगा। इस तरह ज़राअत के ऊपर हमारी जो है बड़ी अच्छी जो है पॉलिसी है, उस पर बड़ा काम किया जा सकता है। फिर जो आपके ये नहरी पानी होता है, इसके ऊपर 10-10 मेगावाट के हाइडल पावर लग सकते हैं। हर कोई बात करता है बड़े डैम्स की, मैंने अक्सर कहा है कि हमें छोटे छोटे डैम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक छोटा डैम जो है वो 1.5 साल में जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो हमें शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ तो हम चल रहे हैं, मगर हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी देखने होंगे। और मैं समझता हूँ कि जितने भी मिनिस्टर रहे हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उन सारे मिनिस्टर्स का हिसाब होना चाहिए। वो बताएं कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज़ में 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल अपनी मिनिस्ट्रीज़ में किया क्या, उन्होंने डिलीवर क्या किया। तो मैं समझता हूँ क्रॉस द बोर्ड अब जो है हिसाब होना चाहिए। अब काफ़ी बातें हो गई। ठीक है। अच्छा सर, ये भी एक मामला है ना कि अगर
बयानिए की बात की जाए, इस वक्त बयानिए की जंग है। नवाज शरीफ साहब ने पहले भी एक बयानिया बनाया, उसके बाद उन्होंने फिर कह दिया कि जनाब हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, हम एहतसाब नहीं करेंगे, 2018 की 17 की सिचुएशन में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी भी एक बयानिया लेके चल रही है, तहरीक इंसाफ का भी एक बयानिया है। काफ लीग के पास क्या बयानिया है जिसको लेके अवाम में जाएगी? हमारे पास तो यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि करप्शन के हवाले से हम बात कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है यूथ के हवाले से कि किस तरह यूथ के लिए जॉब क्रिएशन हो सकती है, फिर एग्रीकल्चर को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। तो आपका वोट बैंक टूटेगा आपको लगता है, आपके जो ये चौधरी बिरादरान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं? क्योंकि फ्रंट फेस सामने जो होते थे वो परवेज इलाही साहब होते थे, बैक ऑन दी एंड आप जिनका माइंड आप कह लें, सियासत में बेहतरीन दिमाग आप कह लें, वो आपके वालिद मोहतरम का हुआ करता था। लेकिन अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं, तो इससे आपकी ओवरऑल मुस्लिम लीग काफ की सियासत को कहीं ना कहीं तो डेंट पड़ेगा ना? चौधरी शुजात हुसैन साहब ने हमेशा सियासत की है, खिदमत और रवादारी की, और उनका हमेशा ही दिल था कि ख़ानदान इकट्ठा रहे, मगर उन्होंने खुद फैसला कर लिया है कि वो हमारे साथ जो है वो नहीं चलना चाहते परवेज इलाही साहब। तो वो फिर उन्होंने फैसला कर लिया, तो जी उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने सियासी तौर पर जो है वो हमारे साथ नहीं चलना। तो अब जो है हमारे ख़ानदान की सियासत जो है वो चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद साहब ने स्टार्ट की, जो कि मेरे दादा थे, और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब ने फिर उस सियासत को वो आगे लेके चले। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा, कोई भी इस चीज़ को मान नहीं सकता था। मैं शाफिज साहब ये बात बताऊँ, आप देखें, आप सियासत ही नहीं, आपके घर के अंदर भी दोनों भाइयों के जो ताल्लुकात हैं बहुत करीबी, बड़े गहरे मरासिम, कमरा भी आमने सामने, सियासत अलग कर ली, तो ये खानदान के मामला पे भी इसका इफेक्ट पड़ा है। ये जो मामलात हैं ये काफ़ी अरसे से ही मैं समझता हूँ कि ये चल रहे थे, और मैं समझता हूँ कि जब ख़ानदान में मैं आ जाए और हर कोई समझे कि जी वो दूसरे सुपीरियर है, और डिफरेंट मौक़ों के ऊपर डिग्रेड करने की कोशिश की जाए हर तरफ, तो फिर इस तरह के मामला तो फिर चल पड़ते हैं। शुजात साहब ने तो कई चीज़ों से मना किया था, तो फिर चौधरी शुजात साहब की बात नहीं मानी गई, तो फिर मामला जो है वो दूसरी तरफ जो है चलना शुरू। ना मानने में परवेज इलाही साहब आगे थे या मोनिस इलाही साहब आगे थे? ये जो आप कह रहे हैं डिसरिस्पेक्ट वाली बात या मैं वाली बात, ये परवेज इलाही साहब में या मोनिस इलाही साहब में? उस टाइम जब ये सारा कुछ शुरू हुआ है, जो आपका सवाल है, मेरा तो ख्याल है कि ये चीज़ दोनों में थी, और बाकी मैंने आपको बता दी, हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं था, हम तो साथ चलना चाहते थे, मगर उन्होंने जो है वो अपना खुद ही प्लान कर लिया अपने रास्ते जुदा करने का। कोई राब्ता है परवेज इलाही साहब से या मोनिस इलाही साहब से? परवेज इलाही साहब से तो तकरीबन 4 बार चौधरी शुजात हुसैन साहब और सालक साहब जाके मिले हैं जेल में, और जहाँ बात है मोनिस साहब की, तो मोनिस साहब से तो कोई राब्ता नहीं है, मेरे ख्याल में तकरीबन 2 साल हो गए होंगे, कोई राब्ता नहीं 2 साल से। तो ये तहरीक इंसाफ पे जाने का फैसला, क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, आप लोगों की तमाम चीज़ें डीलिंग हो चुकी थी, जरदारी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई थी, शहबाज शरीफ साहब आ भी गए थे आपसे मुलाकात करने के लिए, उसके बाद सबको ये पता था कि तहरीक अदम एतमाद में आप लोग साथ दे रहे हैं। फैसला किसका था? परवेज इलाही साहब का था, मोनिस इलाही साहब का था कि तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना है? उस टाइम तो ये दोनों ही कहते थे चौधरी शुजात हुसैन साहब को कि जी पीडीएम को बनाएं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सीएम बनना है। जब शुजात साहब ने नवाज शरीफ साहब को भी मना लिया कि परवेज साहब को सपोर्ट करें, और आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी मना लिया, तो जब सारों को मना लिया और फिर कुछ ही घंटे बाद जो है ये फिर बनी गाला चला गया, और वहाँ पर फिर पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि मैं ऑफ़र करता हूँ सीएम बनाने के लिए पीटीआई के लिए, तो उन्होंने वो भी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली फौरी, और जिनसे कुछ घंटे पहले वादे किए हुए थे वो देखते ही रह गए। बाजवा साहब तो ये बात का दावा करते हैं कि मैंने काफली को कहा था कि आप तहरीक इंसाफ के सरबरा के साथ रहें, उनका राब्ता परवेज इलाही साहब से हुआ था, चौधरी शुजात हुसैन साहब से हुआ था? नहीं, वो जिस तरह वो बात करते हैं ना कि जी हमें टेलीफोन आया था, तो उस टाइम कभी भी कोई चीफ इस तरह टेलीफोन पर तो नहीं कह सकता कि कौन सी पार्टी में जाना है, कौन सी पार्टी में नहीं जाना। मुझे तो बाजार ये लगता है कि शायद उन्होंने कहा हो कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, जो आपको बेहतर लगता है तो वो कर लें आप। तो ये कहा किसको था उन्होंने?
और जहाँ बात है ना पीटीआई की, ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि जो दावे किए गए कि हम पहले साल में जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगे, करप्शन को नीचे करेंगे, तो वो 3.5-4 साल जो दौर था पीटीआई का पंजाब में, उसमें करप्शन बढ़ी, कम नहीं हुई थी। उसमें भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए गए, भर्तियों को पैसे लिए गए, सारे इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ को लीगल कराने में पैसे लिए गए। इनके जो अपने मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी जो है दिन रात करप्शन की है। तो वो भी इसी दौर में तो परवेज इलाही साहब स्पीकर भी रहे ना पंजाब असेंबली के। वही 3.5-4 साल का जो दौर था पंजाब का, तो मैं समझता हूँ कि उस दौर में जितनी करप्शन हुई है तो पंजाब की तारीख में इतनी करप्शन नहीं हुई। तो परवेज इलाही साहब वापस आना चाहते हैं काफ लीग के अंदर? नहीं, वो तो अब फैसला तो हो गया हुआ है कि जो है सियासी पार्टीज जो है वो अब अपनी अपनी होगी, अपनी, लेकिन वो काफ लीग ज्वाइन नहीं करना चाहते? नहीं, वो तो नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर नहीं करना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तहरीक इंसाफ का जो दौर रहा है 3.5 साल का, उसके बाद फिर पीडीएम की हुकूमत आई। उस पीडीएम की हुकूमत में जाहिर सी बात है जो कैबिनेट थी उसमें आपके भाई सालिक साहब भी मौजूद थे। आप दोनों दौर को किस तरह से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो ये अभी जो 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी, इसमें पीडीएम की, इसमें जो है ज़ाती तौर पर अगर आप मेरे से पूछें जी, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। मसलन? और जो मतलब कि जिस तरह आप देखें डॉलर का जिस तरह क्रैकडाउन किया जा रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ उस टाइम भी हो सकती थी। और तो क्यों नहीं हुई? क्या वजूहत थी? आपके भाई तो कैबिनेट के अंदर थे ना, वजह क्या थी, क्यों नहीं हो सकी ये तमाम चीजें जो अभी इंटरिम हुकूमत में हो रही है? मेरे जो भाई थे वो ओवरसीज, जी मेरे भाई जो थे वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर थे, और उस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स भी हुए हैं जी, और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से मिडिल ईस्ट में काफ़ी कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो अब बाकी जो चीज़ें हैं मैं मुनासिब नहीं समझता कि अगर आपने किसी के साथ अलायंस किया है तो आप महीने बाद 2 महीने बाद उन्हीं के अगेंस्ट आप शुरू कर दें। और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाकी पार्टीज़ एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो गई हैं, ये भी एक बड़ा गलत है। लाइक आप 16 महीने जो हैं आप कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, आपने मतलब कि सारों ने मिनिस्ट्रीज भी इंजॉय की हैं, और अब 1 महीने के अंदर ही आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, तो ये भी कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। 2024 में सर अपने मफादात को हर एक को साइड पर करके, ठीक है, 2024 में सर जनवरी के आखिर में इंतखाबात हो या फरवरी के स्टार्ट में इंतखाबात हो, अगर इंतखाबात होते हैं तो सर कहीं ना कहीं जाके ऐसा लगता है कि विफाक में मखलूत हुकूमत बनेगी। हो सकता है पंजाब में भी बन जाए। अब तो आईपीपी भी आ गई है। आईपीपी का वोट समझते हैं आपके है, उनका वोटर है, रेजिस्ट करता है, वहां पे एग्जिस्ट होता है उनका जो वोटर है, और उसके वोटर से आपकी जमात को कितना अफेक्ट पड़ेगा? ये तो मेरे ख्याल में वही बेहतर बता सकते हैं। और जहाँ बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, तो काफ़ी ऐसे जगहों पर जो है एरियाज़ में हमारे वोटर जो हैं इंटैक्ट हैं। बस लोगों को जो है समझाने की ज़रूरत है और एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो हम जो हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नए ओहदे भी दे रहे हैं, और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टी को जो है वो रीऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। सर 2001 की हुकूमत की बात करूं मैं, उसके बाद की बात करूं मैं, काफ लीग जब भी हुकूमत में रही है पंजाब के अंदर, और उसमें 1122 आप लोगों की बड़ी शानदार किस्म की सर्विस थी, लेकिन उसमें जो परवेज इलाही साहब थे वही फेस था सीएम पंजाब के हवाले से। अब वो आपके साथ है ही नहीं, तो अब सीएम पंजाब के लिए आपकी जमात में से फेस किसका होगा? ये तो अभी कोई नहीं पता, अभी आगे जाके देखते हैं क्या हालात आगे जाके होते हैं, क्या आगे मामला चलते हैं, तो फिर ही आगे जाके पता लगेगा। सालिक साहब हो सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो सालिक साहब भी बता सकते हैं। उनका प्रोग्राम वैसे MNA का है, कौमी असेंबली से लड़ने का, और मेरे MNA का प्रोग्राम है उनका। ठीक है, आपका क्या प्रोग्राम है सर? प्रोटेस्ट करने का। और
मेरा इंशाल्लाह प्रोग्राम है ये कमिंग इलेक्शंस में एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट करने का। तो मैं ये समझूं कि काफ लीग के वजीर आला पंजाब की हैसियत से आपका नाम पार्टी आगे करेगी? नहीं, ये तो ना इस पर डिस्कशन हुई है, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है फिलहाल। चलें, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमारे साथ मौजूद थे। और गुजरात के ये दोनों भाई ऑब्वियसली इनकी सियासत में आज का नाम नहीं है, वालिद साहब इनके ये सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन अब आ चुकी है, लेकिन अब लेट्स सी आने वाले वक्तों में काफ लीग की सियासत किसकी तरफ जाती है, क्योंकि काफ लीग का जिसकी तरफ वोट होता है वो पंजाब में भी हुकूमत बना लेती है और विफाक में भी हुकूमत बना लेती है। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मसले की बात करेंगे। अफगानियों को हमने अपने घर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर मेहमानों की तरह रखा, हमने हमेशा उनको भाई तस्वुर किया, हमेशा भाई माना है, लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि क्या अफगानियों ने हमें भाई तस्वुर किया, हमें भाई माना? हमने देखा जनाब पाकिस्तान अफगानिस्तान का जब भी मैच होता है उस वक्त स्टेडियम के अंदर पाकिस्तानी शायकीन के साथ अफगानियों का जो सलूक होता है वो काबिल मुजम्मत होता है। यहां पर जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई होती है उसमें अफगानियों का कहीं ना कहीं हाथ होता है। अब वो अपने मुल्क जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के फेवर में है या नहीं? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस गुफ्तगू में आगे बात करेंगे। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और इस वक्त मसले की बात करते हैं। पाकिस्तान ने वार्निंग दी कि जितने भी यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मकीम हैं अफगान बाशिंदे, जिनकी हम काफ़ी अरसे से मेहमान नवाजी कर रहे थे, अब वो अपने वतन वापस चले जाएं। और इस वार्निंग के बाद जो अफगान मुहाजिरीन थे वो वापस जाना शुरू भी हो गए थे। हमने हमेशा से अफगानियों को अपना भाई तस्वुर किया और जब भी उनके मुल्क के अंदर जंग हो रही थी हमने अपने सरहदें खोल दी थी उनके लिए, यहाँ पर आए। हालांकि हमारी मईशत पर इसके काफ़ी ज़्यादा मनफी असरात मुरतब हुआ है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो भी वारदात होती है उसमें बिलवास्ता बिलावास्ता कहीं ना कहीं अफगानी कहीं ना कहीं मुलव्विस नज़र आते हैं। जराइम पेशा अफराद में भी उनका शुमार तस्वुर किया जाता है। इसके साथ साथ कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि काबिल गौर भी हैं और काबिल तशवीश का बाइस भी हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होता है, चूँकि हम हमेशा इनको अपने भाई तस्वुर करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से यानी अफगानियों की तरफ से पाकिस्तानियों को भाई क्यों नहीं तस्लीम किया जाता? अशरफ गनी हो या इसके अलावा दीगर सदूर रहे हैं अफगान के, उन्होंने कभी भी पाकिस्तानियों को उस तरह से एहतराम नहीं दिया है जिस तरह से वो भारत को दिया करते थे। ये बुनियादी सवाल था। और फिर पाकिस्तान में जो तरीके तालिबान पाकिस्तान जो रुपोश होकर भाग के अफगानिस्तान में जाके छुप जाते हैं, उनके सरबराह पाकिस्तान ने हमेशा मुतालबा किया कि आप अपने अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर जितने भी महफूज पनागाहें हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, उनको ख़त्म करें, लेकिन कभी भी उस हवाले से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो पाती। फिर हमने ये देखा कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान ने बारहा इस बार का मुतालबा किया, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। अयाज वजीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर और बैन अल-अक़वामी अमूर के माहिर भी हैं, उससे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अयाज वजीर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा पाकिस्तान ने वार्निंग दी और उसके बाद फिर अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद अपने ख़ानदानों समेत अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस जा रही है, ये फैसला पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद साबित होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, इसको मैं बिल्कुल सूदमंद नहीं समझता। अच्छा, आपने इतने अरसे कहते कहते दुनिया के सामने ढोल बजा दिया कि हमने अफगान मुहाजिरीन को अपने पास पनाह दी है, आप उसको ठोकर मार रहे हो। तो गोया 40 साल या 42 साल की जो आपकी मेहनत थी उस पे आप पानी गिरा रहे हो। इससे अफगानी आपसे नाराज होंगे। यूएन ने ऑलरेडी अपना कंसर्न शो किया है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी कंसर्न उसके बारे में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पहले आ रहे थे सोवियत यूनियन के इन्वेजन के वक्त, उस वक्त भी तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। उस वक्त तो आप उनको गले लगा रहे थे, फिर इधर ही आपके मुल्क में उनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई। तो ये जो 1.7 कह रहे हैं 1.7 मिलियन के ये रेफ्यूजी गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, तो पहले तो इसका कोई मुस्तनद सबूत है कि वाकई 1.7 है, और अगर है तो फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे अफगान एम्बेसी है, अफगान कंसुलेट है, यूएन के
दफातर है, डॉक्यूमेंट्री को आपने प्रोवाइड की, इनको भी कर सकते थे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह कि तालिबान के आने के बाद कोई 7-8 लाख लोग और भी आ गए। तो आप जब आते हैं उस वक्त नहीं सोचते, जब 1-2 धमाकों में पकड़े जाते हैं फिर आप कहते हैं कि जी ये मुलविस है। इस तरह नहीं करते दुनिया के ममालिक। आपने इतनी मेहनत की, इतने लोगों को अपने पास मेहमान ठहराया, अब ये इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत उठाने के ऊपर आप अफगानिस्तान को नाराज करें, ये समझ नहीं आती। और फिर आपके मुल्क में नाराज कर रहा हूं। सिर्फ अफगानी गैर कानूनी तौर पर नहीं रह रहे और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, तो आपके तोप और बंदूक का रुख सिर्फ अफगानियों की तरफ क्यों है? सर लेकिन एक बात बताइए ना, अफगानी हमसे खुश हैं कब? हमने तो उनकी मेहमान नवाजी यहाँ पर की है, अपने घर में ला के रखा है। पाकिस्तान की मईशत को बड़ा गहरा नुकसान हुआ उनके यहाँ पर होने से, लेकिन चाहे अशरफ गनी हो, चाहे हामिद करजई हो, उन्होंने कभी पाकिस्तान से वो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया जितना उन्होंने भारत की तरफ बढ़ाया। पहला सवाल मेरा आपसे यह। दूसरा, जरिए अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने की पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ? उनको क्या हासिल हुआ? पाकिस्तान की मईशत को कितना हासिल हुआ? देखिए, आप अपनी पॉलिसी को देख ले कि सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में आने के बाद, यानी 1979 के बाद अब तक जितनी हुकूमतें काबुल में आई हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहे हैं। खा वो मुजाहिदीन की पहली हुकूमत थी, या फिर तालिबान की पहली हुकूमत आई, या फिर हामिद करज़ई और अशरफ गनी आ गए, या अब तालिबान आ गए। आप जरा देख ले उनमें से किसके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। पहले 1-2 महीने में ठीक रहे, फिर उसके बाद खराबी हो जाती है। तो ये सवाल आप अपने से कर लीजिएगा कि हमारी पॉलिसी में क्या खराबी है कि हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के हुकूमत के साथ आगे नहीं चल पा रहे। अच्छा। एक कदम आगे जाते, 2 कदम पीछे आ जाते। दूसरी बात आपने पूछी थी कि इससे पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ? देखो, मुल्क के जो अपने मफादात का ख्याल करती है, उसका अपने इंटरेस्ट को बचाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आपने तालिबान के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, आपके पास उनके लीडर ठहरे थे उस वक़्त के अशरफ गनी और कारज़ई साहब कहते कहते थक गए, अमेरिका और वेस्ट थक गए कि इनको निकाले। आप नहीं निकाल रहे थे क्योंकि उनके अंदर आपके मफादात थे। अब जब वो वहां पहुंच गए, हुकूमत ले ली, तो फिर इनको भी ऐसे ही ट्रीट कर ले जैसे बाकी पड़ोसी ममालिक की हुकूमतों को ट्रीट करते हैं। तो खराबियां हैं। इससे बहुत बड़ा फायदा आपका होता अगर आप इनको न छेड़ते। 2-3-4 साल पहले एक मरतबा पहले भी आपने इस मसले को छेड़ा था, कुछ अफगानियों को वापस धकेला था, उससे बड़ी बदमज़गी हुई और आपकी कामयाबी भी इस मद में नहीं हुई। अच्छा। अब भी मुझे मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन असरात से लग रहा है कि इसमें भी आप नाकाम होंगे। उनकी 2 वजह है। अच्छा। पहली वजह यह है कि निगरान हुकूमत है, ये किसी भी एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो अब सियासी जमातें उस पर अपना रिएक्शन देंगे, फिर देखना कि उनका रिएक्शन क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि अफगान ये अपने एक जगह तो नहीं रखा है कि एक जगह मुर्गियों के पिंजरे की तरह, या जैसे ईरान ने किया। लेट मी गिव यू दैट एग्जांपल। ईरान के अंदर अफगान रेफ्यूजी हमारी तरह 1979 से वहाँ पे वो भी रह रहे, लेकिन उन्होंने एक इलाका मुख्तस किया है, वहाँ पे वो रह रहे हैं। उससे बाहर जाते हैं तो इजाज़त लेते हैं, फिर वापस वहाँ आ जाते हैं। आपके मुल्क में आपने खुली छुट्टी दे दी, जिधर चाहे वहाँ पे रहें, कि जिधर वो रहें तो वो रहें। अब वहाँ से उनको इकट्ठा करना, बॉर्डर पे ले आना, ये बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं। आपकी बात से अगर मैं सवाल निकालूं तो हमने तो उनको बड़े अच्छे से रखा ना कि आप जहां रहना चाहते हैं रह लें, लेकिन उसके बावजूद जो भी सदूर है, मैं अशरफ गनी की बात करूं, हामिद करज़ई की बात करूं, उनके ताल्लुकात हमसे ज्यादा बेहतर हमारे अजली दुश्मनों से थे, भारत से थे। फिर भारत की बात करूं तो भारत ने अफगानिस्तान के अंदर काउंसिल खाने, 4 काउंसिल खाने बनाए हुए थे। उसकी वजह समझ नहीं आती थी। पाकिस्तान को तो चले समझ आता है, पड़ोसी मुल्क हैं। फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कलअदम जो जमात है, उसके सरबराहों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं की गई।
कभी कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए तो बहुत कुछ किया है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है सर? देखिए, अब आप खामखा बात को खराब न करें। कौंसल खान ने किसी मुल्क में अगर कोई रखता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए रखता है। जिस तरह अफगानिस्तान, हिंदुस्तान के अफगानिस्तान के अंदर 4 कौंसल खाने हैं। मेहरबानी से एक तो ये फिगर ठीक कर ले। मैंने एक जगह मैंने भी 4 ही कोड किए सर। कंदहार, जलालाबाद, मज़ार शरीफ और हेरात। आपके भी वहाँ पे 4 कौंसल। तो हम तो पड़ोसी हैं, हमारे तो हमसाए। भारत का क्या है? करते हैं, हिंदुस्तान अपना इंटरेस्ट लुक आफ्टर करता है अफगानिस्तान के अंदर। अब अफगानिस्तान से अगर आपके मुल्क के अंदर या वहाँ से कोई ऐसी हरकत होती है, जैसे टीटीपी आपने नाम लिया, वो वहाँ पे है, तो आप अपने बॉर्डर पे सिक्योरिटी मजबूत कर ले कि वहाँ से परिंदा। तो हमने तो बाढ़ लगाई थी सर, वहीं से मुजाहमत होती है ना। उनके अंदर सरहदात के अंदर धमाके होते हैं। अगर अफगानिस्तान से धमाका आपके मुल्क में होता है तो ठीक है, बिल्कुल वो जिम्मेवार है। लेकिन अगर 2 अफगानी पकड़े गए इन धमाकों में, तो उसका मकसद ये नहीं है कि आपके पास जितने भी पुरअमन और शरीफ लोग रह रहे हैं, आप उनके पीछे डंडा उठा के सबको निकाले कि आप सब लोग बदमाश है, आप सब यहाँ दहशतगर्दी में शामिल है। तो ये तो आप अपने इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। कोई अपने लिए वहाँ अफगानिस्तान के अंदर दोस्ती का माहौल तो पैदा नहीं कर रहे, बल्कि दुश्मन जो आपके दोस्त है वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। सर, अच्छा फिजा नहीं है। और फिर आखिरी सवाल आपसे सर, पाकिस्तान ने बाढ़ तो लगाई है ना, ताकि दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान ना आ सके, लेकिन मुजाहमत हमेशा वहां से होती है। लेकिन फिर भी एक बुनियादी सवाल, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई मेहमान बन के जाता है तो सारी जिंदगी तो वहां नहीं रहता ना, उस मेहमान को अपने घर वापस भी तो जाना होता है। वो उस मुल्क का बुनियादी हक है कि उसको कब तक रखता है, उसके बाद के भाई आप अपने घर जाइए। ये तो बड़ा कॉमन सा उसूल है, कॉमन सेंस है सर इसमें। देखिए, बैनुल अक़वामी कानून है कि किसी मुल्क में जैसे अफगानिस्तान में हुआ, वहां से अगर लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी मुल्क जो साथ लगे हुए उसमें जाना चाहे तो उस मुल्क को उनको पनाह देनी है। तो उस वक़्त अगर याद हो जाए उलग साहब की बादशाही थी, तो उसने तो वो मुहाजिर और अंसार वाली बात उस वक़्त उठाई थी कि हम यहाँ तक ख्याल करेंगे, ये मुहाजिर है और हम अंसार का रोल अदा करेंगे। तो उस मुहाजिर और अंसार से आज आप दोस्त और दुश्मन तो नहीं कहूँगा, लेकिन नाराजगी की हद तक क्यों बात ले जा रहे हैं? जो बात तरीके से हो सकती थी वो आप गलत तरीके से कर रहे हैं। वो 20 साल आपके पास कोई रह रहा है, या 40 साल बल्कि हो गए बाज लोगों को, जो 79 में आया, 40 से भी ज्यादा हो गए। दुनिया के ऊपर कोई एक मुल्क आप मुझे बता दे कि कोई शहरी उस मुल्क के अंदर इतना अरसा रहा हो और उसको नेशनैलिटी न मिली हो। आपने नेशनैलिटी क्यों नहीं? दुबई के अंदर नेशनलिटी मिल जाती है, मिसालें हैं, सऊदी अरब में मिल जाती है। दूसरे मुसलमानों को, मुल्क से बाहर मुसलमानों को नेशनलिटी दी। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। मोज़ाम्बिक जब पोर्चुगाल की कॉलोनी थी, तो उस वक्त हिंदुस्तान के सूरत और गुजरात शहर से वहाँ लोग आबाद हो गए थे, ये बहरे हिंद के किनारे किनारे जितने ममालिक हैं। तो जब मोज़ाम्बिक को आज़ादी मिली और उसके उस वक्त प्रेसिडेंट समोरा माशेल ने लोगों को कहा कि पोर्चुगीज नेशनलिटी नहीं चलेगी, आप मोज़ाम्बिकन हैं। तो वो मुसलमान आपके मुल्क में डेलीगेशन उन्होंने भेजी, अगर गलती न करूं प्रेसिडेंट अयूब उस वक्त सरबराह थे, 1964-66 के दरमियान की बात है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें नेशनलिटी दे दे, हम कम्युनिस्ट मुल्क के नेशनल नहीं बनना चाहते। सही है। तो सिर्फ मुसलमान होने के बिना पे उनको आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू कर दिए थे उस वक्त, अभी वो आपके पाकिस्तानी नेशनल। लेकिन सर, जब अफगानिस्तान के अंदर, माजरत के साथ मेरे पास टाइम की कमी, वरना मैं डिटेल में बात करता है अयाज वजीर साहब, लेकिन आखिर में ये कहना चाहूँगा, आपका शुक्रिया अदा करते हुए, और मुश्किल वक्त है ना, हमने अपने दरवाजे
अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोले, अपने दस्तरखान उनसे उनके साथ बांटे, लेकिन उन्होंने शायद उस चीज़ का उस तरह से सिला दिया नहीं जिस तरह से उनको देना चाहिए था। अगर नमक हलाली अगर यहाँ पर होती तो सिर्फ ये हो जाती कि हमारे अजली दुश्मनों के साथ, जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, 1947 से लेकर अभी तक भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की है, कम से कम उनके हाथों में तो ना खेलते ना। हमने जितने लोगों को, जितने अफगानियों को हमने अपने साथ रखा और 60,000 इंसानों की कुर्बानी हमने दी है, दहशतगर्दी यहां पर हुई है, हमने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। लेकिन सॉरी टू से सर, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। अगर आप कहीं मेहमान बनकर आते हैं तो आपको अपने मुल्क के अंदर वापस जाना जरूरी होता है। सलमान जनाब, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक अजीब सी खबर आई और इस अजीब सी खबर ने ना सबको हैरान और परेशान कर दिया। खबर यह थी कि जनाब, अगर बैंक डिफॉल्ट होता है या कोई मामलात होते हैं तो आप सिर्फ 5 लाख रुपए दावा कर सकते हैं। भले आपने उस अकाउंट के अंदर, उस बैंक में आप ही के पैसे 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रखे हों, लेकिन आप सिर्फ 5 लाख का दावा कर सकते हैं। वो सेफ है, बाकी अनसेफ है। ऐसा क्यों है? ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, कुछ दिनों पहले खबर आई थी और इस खबर ने लोगों के अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी थी। और खबर कुछ इस तरह थी कि अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आप कुछ पैसे रखे हुए हो, 5 लाख से ज़्यादा हैं, भले 25 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो या 1 करोड़ रुपये हो, लेकिन अगर कुछ मसला होता है तो सिर्फ 5 लाख रुपये हैं जो कि सेफ़ हैं, उसके बाद जितनी भी अमाउंट है वो सेफ़ नहीं है। अब इसमें लोगों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश की लहर दौड़ गई थी कि यार ये क्या हो रहा है कि हमारे पैसे सेफ बैंक के अंदर क्यों नहीं है। और दूसरा, डॉलर के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। रुपया हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ तगड़ा होता चला जा रहा है और डॉलर जो है वो 327 तक का पहुंच चुका था और अब गिर के गालिबन 280, 282 तक का हो चुका है। ज़ीशान मर्चेंट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। ज़ीशान भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान भाई, ये बताइएगा सबसे पहले, ये जो बैंक वाली बात थी इसकी क्लैरिफिकेशन तो खैर आ चुकी है, लेकिन ये क्या हुआ था? किसी ने शोषण छोड़ा था ये, या वाकई में ये हकीकत थी? ये एक प्रोग्राम में जो है डिस्कशन हुआ था जहां पे शायद डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कोई बात की थी। शायद वो मीन इस तरह से नहीं कर रहे थे, लेकिन इस खबर को इतना ले लिया गया कि दिन रात एक ही रात में जो है इसका बहुत बड़ा इशू आ गया और उसकी वजह से जो है स्टेट बैंक को अगले ही दिन इसकी क्लेरिफिकेशन देनी पड़ गई। ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें ना सिर्फ अब वो क्लेरिफिकेशन मौजूद है, क्योंकि बैंकिंग का सिस्टम जो है, पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम बड़ा रोबस्ट है और जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो जिसको स्टेट बैंक कहते हैं, उसके बड़े सारे प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं कि वो जो है आपको ऐसी किसी भी इवेंचुअलिटी से पहले ही जो है कवरेज भी होती है और स्टेट बैंक जो है उसके मेजर्स भी हैं। तो इसी बात की जो है उन्होंने न सिर्फ क्लेरिफिकेशन दी है, बल्कि वो आज स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अगर आप उनका ट्विटर अकाउंट देखें तो वहां भी ये चीज अवेलेबल है और ऐसी घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है सर, ये डॉलर गिरता चला जा रहा है, रुपया तगड़ा होता चला जाता है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए तो बड़े अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। सर, ये मसनूई है? क्योंकि हमने ये भी सुना था कि डॉलर जब ऊपर जा रहा था ये मसनूई है, ये जानबूझकर ऊपर जा रहा है। तो ये जो डॉलर कम हो रहा है, ये हकीकी रुपए पर इसकी जो कीमत है उसकी तरफ वापस आ रहा है, ये भी मसनूई है? देखिए, हम जब बात करते हैं कि रियल इफेक्टिव रेट हमारा क्या है, तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो इफेक्टिव रेट है डॉलर का वो तकरीबन 250 और 60 के करीब है। और ये चूंकि जो पॉलिसीज जिस तरह से चल रही थी और जिस तरह से डॉलर की जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली क्रिएट हुई हुई थी, क्योंकि हमारा डॉलर जैसे अफगानिस्तान भी बहुत ज्यादा था, हमारी जो इंपोर्ट्स की जो पहले बहुत ज्यादा डिमांड थी उसकी वजह से भी डॉलर बेकाबू हो रहा था और हमारी कुछ रीपेमेंट्स भी थी जो ड्यू थी, उसकी वजह से जो है वो डॉलर पे बड़ा प्रेशर था। अब आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से जो आर्टिफिशियली जो डॉलर बढ़ रहा था ना सिर्फ वो रुका है, बल्कि जो डॉलर की होर्डिंग हो रही थी, यानी बहुत सारे लोग इस एंटिसिपेशन में कि डॉलर जो है वो 350-400 रुपए का हो जाएगा, वो जो भी उनका पैसा था वो उसको खरीद के डॉलर्स में रख रहे थे, तो वो अब रुक गया है। और जो पहले एक बड़ी बिल्कुल जो बात चलती थी कि डॉलर की खरीदने की बात होती थी, अब वो एक सेंटिमेंट चेंज हुआ और अब डॉलर बेचे जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से कुछ फ्लो बेहतर हुआ है। इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे बहुत जल्दी। ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता है और इंटरबैंक में थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि इसका उलट ही हम देखते थे। बिल्कुल कोई 20-30 पैसे का फर्क है, लेकिन ये बहुत अरसे के बाद जो है
ये ऐसा फेवरेबल हुआ है। इससे होगा ये कि हमारी न सिर्फ रेमिटेंसेस बढ़ेंगी बल्कि जो हमारा इंपोर्ट का बिल है वो कम होगा, प्राइसेस कम होंगी गोइंग फॉरवर्ड। अगर ये स्टेबल इसी तरीके से कुछ अरसे तक रहा तो जो आपका इन्फ्लेशन है उसमें भी आप खातिर का कमी होते हुए देखेंगे। लेकिन सर इसके इम्पैक्ट पाकिस्तानी मईशत पर और दीगर महंगाई पर क्यों नहीं पड़ रहा है? जब डॉलर बढ़ता है तब तो फौरन बढ़ जाते हैं, पेट्रोल भी महंगा हो जाता है, चीजें भी महंगी हो जाती हैं, गाड़ियां महंगी हो जाती हैं। जब डॉलर कम हो रहा है तो फिर इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा उस हिसाब से? देखिए, हमारे यहाँ हर चीज की बड़ी ज्यादा कार्टेलाइजेशन होती रही है इन द पास्ट, और चीजों को जो है ना हमने फॉरेन इम्पैक्ट नहीं दिया। अभी हमने आज ही मैं अखबार में देख रहा था कि एक कार मैन्युफैक्चरर ने कुछ कीमतें कम की हैं। मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये आगे थोड़ा सा इस तरह से स्टेबिलिटी नजर आई तो आपको यकीनन आपको जो है वो डॉलर चीजों की कीमतें कम होंगी। अलबत्ता हाँ, आपके पेट्रोल की प्राइसेस आइंदा आने वाले कुछ दिनों में कम होती हुई नजर आती हैं। इसी तरीके से हाँ, अब बस के फेयर्स जो हैं, जो किराए बढ़ गए हैं, उसको कम होगा तो आपकी जो इमीडिएट जो एक आम आदमी को जो है उससे रिलीफ मिलेगा और मेरे ख्याल से उससे फायदा। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये डॉलर आपको कहां देख रहे हैं? एक महीने में मजीद नीचे आएगा या यहां पर जाके रुक जाएगा? 282 है गालिबन, 280 है 82। मेरे ख्याल से जिस तरीके का ट्रेंड नजर आ रहा है कि मुस्तकिल आप पिछले 1-2 हफ्ते से देखें तो डॉलर बतदरीज नीचे आ रहा है। 307 रुपए के लेवल से अब ये 284 पे आ गया। और जो एक्सपर्ट्स बात करते हैं वो ये कहते हैं कि ये इसका रियल रेट जो है 260 रुपए होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। रही सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो कल इंशाल्लाह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।